क्या आपको पता है कि अटैक ऑन टाइटन इतनी कमाल की शो है कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। इसलिए नहीं कि ये काफी डार्क और काफी इंटेंस शो है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसमें फॉरशैडोइंग इतनी बार करी गई फिर भी हम लोग उसे नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि जब सीजन 1 के एपिसोड 3 में जब एरन ट्रेनिंग के दौरान अपने हेड को डैमेज कर लेता है तब उसके हेड पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो ठीक हो सके। बट अगर आप इसी सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके सिर से स्टीम बाहर की तरफ निकल रहा होता है। मतलब समझ रहे हो आप, स्टीम उसी के बॉडी से निकलता है जो टाइटन होता है। यकीन ना हो तो दोबारा इस सीन को जाकर आप देख सकते हो। और सिर्फ फॉरशैडोइंग ही छोड़ो, अटैक ऑन टाइटन में आपको इतने सारे क्लू दिखाए गए हैं बट फिर भी आप उसे नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको ये टाइटन तो याद ही होगा जिसने एरन की माँ यानी काला यगर को खाया था, बट ये टाइटन या फिर ये टाइटन और फिर ये टाइटन याद है? आप कहोगे ऐसे तो काफी सारे टाइटन है, तो इसमें खास क्या है? तो बात दरअसल ये है कि ये जितने भी टाइटन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये सब इल्डियन रेस्टोनिस्ट होते हैं। आपको याद ही होगा कि ये लोग वो लोग होते हैं जो फाउंडिंग टाइटन की मदद से माली को डिस्ट्रॉय कर इंडिया को वर्ल्ड पावर कंट्री बनाना चाहते थे। आपको पता ही होगा कि सीजन 1 के एपिसोड 3 में जब आर्मिन और एरन बेयरटोल्ड और राइनर से सीक्रेटली बात कर रहे होते हैं तब उसी समय बेयरटोल्ड अपनी कहानी बताता है कि वो दोनों लोग साउथ ईस्ट के माउंटेन वाले एरिया से, वहाँ एक छोटा सा विलेज पड़ता है, वो दोनों वहीं से आए हैं। बेयरटोल्ड कहता है कि रोजाना की तरह वो अपना काम कर रहा होता है और जानवर भी अपना खाना खा रहे होते हैं और तभी मैंने रंबलिंग की आवाज सुनी जो कि इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। एक्चुअली ये स्टोरी सच्ची तो है बट ये स्टोरी साउथ ईस्ट माउंटेन के एक छोटे से विलेज में रहने वाले किसान की होती है जो कि हमें सीजन 4 के एपिसोड 3 में देखने को मिलती है और जिसको कि बेयरटोल्ड कवर अप करने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि एरन और आर्मिन को ये सच लगे। आपको याद होगा कि एक बार सासा एक टाइटन से फाइट करती है ताकि वो एक बच्ची को बचा सके। एक्चुअली जिस टाइटन से वो फाइट कर रही होती है वो टाइटन कोनी के फादर होते हैं और आप कोनी के पेरेंट्स के पोर्ट्रेट भी देख सकते हो जो बिल्कुल टाइटन के फेस से मैच करता है। क्यों हैरान हो गए ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आगे वीडियो में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो सीजन 1 में जितने भी टाइटन होते हैं वो बिल्कुल एक जॉम्बी की तरह होते हैं, बट सबसे पहले हमें ये टाइटन बोलते हुए दिखाई देता है और पूरे टाइटन हिस्टोरी में एक प्लॉट ट्विस्ट ला देता है। आपको पता है कि ये टाइटन ह्यूमन फॉर्म में येमिर का फ्रेंड होता है या फिर सर्वेंट होता है, ऐसा समथिंग, शायद इसीलिए सबसे पहली बार बोल पाता है। अब ध्यान देना कि हो सकता है कि ये डिटेल सिर्फ उन लोगों के लिए पॉइंट बना पाए जिन्होंने स्पेशल ओवा एपिसोड इलिस नोटबुक देखी है। अब जरा आप इस इमेज को देखो, आप कहोगे क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, लेकिन अब जरा इस इमेज को देखो। ये पैनल एनिमे का है और ये मांगा का है और आप खुद ही देख सकते हो कि मांगा में ये लेडी नहीं होती है और एनिमे में ये लेडी मौजूद होती है। इस इमेज को देख रहे हो, ये इमेज 2013 की है जब कोलोसल टाइटन ने सबसे पहली बार सिंगासिना डिस्ट्रिक्ट पर अटैक किया था और ये 2019 की इमेज है। अब जरा इसके वॉल को देखो, जब टाइटन ने अटैक किया था यानी कि 2013 की, टाइटन की अटैक की वजह से उस पर टाइटन का हाथ का निशान पड़ जाता है जो कि हमें 2019 में भी बिल्कुल साफ साफ उसी जगह पर उसी दीवार पर दिखाई देता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो एओटी में भी डीएस की तरह कितनी अमेजिंग तरीके से हर डिटेल को करी गई है। आपने बेयरटोल्ड को देखा होगा कि वो बड़ी ही अजीब तरीके से सोता है, आई मीन अपने पैर को उल्टा करके, सिर नीचे करके। आप खुद ही देख लो तो आपको पता है कि बेयरटोल्ड की ये आदत कैसे आई और वो ऐसे क्यों सोता है। वेल, सबसे पहले आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में जो पर्सन लटका हुआ है उसे द हैंग्ड मैन कहा जाता है। इस प्रथा को प्यूतुरा इन्फेमेट कहा जाता है। एक्चुअली एंशिएंट टाइम में एक पनिशमेंट होता था जो कि इटली में वहाँ के लोगों को दिया जाता था। बेयरटोल्ड भी बिल्कुल इमेज में दिखाई गई उस पर्सन की तरह बिल्कुल उसी तरह सोता है जो कि दोनों में एक पैरेलल कनेक्शन को बताता है, क्योंकि बेयरटोल्ड ने भी 104th ट्रेनिंग कॉर्प्स को बिट्रे किया था और ये आइडिया उसने तब लिया था जब वो फील्ड में काम कर रहा होता है और वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही एक पर्सन को लटकते हुए देखता है। बस फर्क इतना होता है कि उसकी मौत हो चुकी थी। अगर आप ध्यान से एनिमी को देखोगे तो आपको सीजन 1 के एपिसोड 2 में यंग राइनर और बेयरटोल्ड और एनी देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली इन्हें 104th ट्रेनिंग कॉर्प्स के पहले ही ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट हो सकता है कि आप लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया हो। अब जरा इस सीन को देखो, ये सीन सीजन 1 के एपिसोड 1 का है जहाँ पर सभी लोग मौजूद है, यंग राइनर, एनी और बेयरटोल्ड। इन सबको ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया गया था। आपको ये सीन याद है जब राइनर और जीक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी फाल्को आता है और जीक से उसके साथ बेसमेंट में चलने को कहता है। तब जीक मना कर देता है और ये कहता है कि हमारे पास कर्टन राइज के पहले तक का समय है। तो एक्चुअली वो यहाँ पर राइनर को इंसिस्ट करता है या हिंट देता है ताकि वो फाल्को के साथ बेसमेंट में जाए। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस एपिसोड को दोबारा जाके देखो, समझ आ जाएगा कि एक्चुअली उसका मकसद क्या होता है इसके पीछे। आपको वो सीन तो याद ही होगा कि जब कार्ला यानी कि एरन की मदर का पैर और आधा शरीर पत्थरों और घरों से दबा होता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो निकल नहीं पाता है।
है, जहाँ पर एरन अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तब कार्ला कहती है कि कोई फायदा नहीं है, वैसे पर भी मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है और अगर तुमने मुझे कैसे भी करके निकाल भी लिया तब पर भी मैं नहीं चल पाऊंगी और इतने में हम सब मारे जाएंगे। तो एक्चुअली वो यहाँ पर झूठ बोल रही होती है, उसका पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ होता है। अब जरा इस सीन को देखो, जब टाइटन कार्ला को उठाता है तब उसका पैर बिल्कुल ठीक होता है, इवन वो अपने पैर को फटकारती भी है। तो एक्चुअली कार्ला यहाँ एरन और मिकासा को सेव करने के लिए ऐसा करती है, वो अपने आप को कुर्बान कर देती है। पता है ऐसे ही मैं एओटी देखकर बैठा था, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये मार्ली कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है। तो जब मैंने सर्च किया तब मुझे मार्ली के बारे में देखने को मिला, जिसमें कि लिखा होता है कि मार्ली हाइपोथेसिस एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें बताया जाता है कि कैसे रेशियल ग्रुप को सोसाइटी में हो रहे करंट रेसिज्म को लेकर एक अलग ही परसेप्शन हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज एंड द अवेयर ऑफ रेशियल हिस्ट्री। अगर आप इसका मतलब समझ गए तो आपको एओटी का पूरा सार समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली अटैक ऑन टाइटन में ये सब होता ही क्यों है, टाइटन अटैक क्यों करते हैं और बाकी सब कुछ। तुमने देखा होगा कि मिकासा और हांजी थ्रस्टर को राइनर के टाइटन पर फेंकते हैं, तब हांजी का निशाना पता नहीं चूक जाता है या फिर वो ऐसा जानबूझकर करती है, बट उसका थ्रस्टर टाइटन के आंख के साइड में लगता है, बट मिकासा का सीधा जाके उसके आंख में लगता है। ये एक्चुअली हमें मिकासा की स्किल को भी बताती है। चलो मैं आपको एरन और मिकासा के पैरेलल संबंधों को बताता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि जब एरन मिकासा को बचाता है तब वो खुद भी फंस जाता है, तब उस समय मिकासा की बॉडी में कुछ पावर जैसा कुछ ट्रिगर होता है और वो अपने पावर को अनलॉक करती है। बिल्कुल ऐसे ही जब सीजन 2 के दौरान जब मिकासा, एरन और बाकी लोग टाइटन से घिर जाते हैं, उनके बीच में फंस जाते हैं और जब एरन का टाइटन काम नहीं कर रहा होता है तब एरन मिकासा को बचाने के लिए अपने पावर को अनलॉक कर पाता है। अगर आप एपिसोड फर्स्ट में एरन के ड्रीम को ध्यान से देखोगे तो आपको फोरशैडोइंग काफी देखने को मिलेगी। लाइक जब सबसे पहली बार एरन का ड्रीम दिखाया जाता है तब हमें कुछ इस तरीके के सीन देखने को मिलते हैं। ये सीन एक्चुअली ताइबर फैमिली की एक झलक को दिखाती है और जब सीजन 4 के एपिसोड 6 को हमें दिखाया जाता है तब हमें ऐसा ही चीज देखने को मिलती है। अब ये मत पूछना कि ताइबर फैमिली कौन है, चलो अच्छा आपके लिए बता ही देता हूँ। ताइबर फैमिलीज एक्चुअली इंडियन नॉवेल्स के फैमिलीज होते हैं जो कि मार्ली में रह रहे थे। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि एओटी काफी कमाल की शो है। जरा आप इस सीन को देखो, ये सीन सेकंड ओपनिंग सॉन्ग का सीन है, जहां अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो हांजी का एक आंख डैमेज होते हुए हमें दिखाई देता है और ये चीज फिर हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलती है। जब राइनर के साथ हांजी में फाइट करते हुए दिखती है तब उसी समय हांजी का आंख लॉस्ट होते हुए हमें देखने को मिलता है। आपको ये सीन याद है जब आर्मी राइनर और जीन्स को फीमेल टाइटन चेस कर रही होती है, तब सारे लोग ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिसमें हुडी लगी होती है। तब आर्मी राइनर और जीन्स से कहता है कि अपना हुडी कोई नहीं उतारना, नहीं तो वो टाइटन हमें देख लेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से इसी सीन को देखोगे तब राइनर अपनी हुडी को निकाल देता है और तभी फीमेल टाइटन हल्की सी मुस्कुराती है। एक्चुअली ये वो इसीलिए करती है क्योंकि ऑफ कोर्स वही एनी जो होती है, तो उसमें राइनर कौन है कम से कम उसे ये तो पता चल जाए। जो भी हो, बट आई बेट यू कि आपने ये नोटिस नहीं किया होगा। ये सीन तो आपको याद ही होगा कि जब रात में हिस्टोरिया, राइनर, बेरटोड और बाकी सब लोग एक कैसल में जाके रुकते हैं क्योंकि काफी रात हो चुकी होती है, इसलिए सभी लोग दिन में चलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन लोगों पर टाइटन अटैक कर देते हैं और वो लोग काफी बुरे तरीके से फंस जाते हैं। तब ये में टाइटन में बदलती है और सबको बचाती है। लेकिन अगर आप इसी सीन को ध्यान से देखोगे तो जब सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाता है और सबको लगता है कि शायद अब सब लोग मारे जाएंगे और सब पैनिक में आ जाते हैं, तभी अगर आप ध्यान से देखोगे तब बेरटोड अपने हाथ को बाइट करने ही वाला होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोलोसल टाइटन जो होता है कोई रास्ता नजर नहीं आने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। तुम्हें ये सीन याद है जब एनी किसी सोल्जर से अपोलोजाइज करती है, तब वो कहता है कि अपोलोजाइज करने से कुछ नहीं होगा, मेरी मदद करो ये सब काम फिनिश करने में। तो एक्चुअली यहाँ एनी टाइटन के अटैक के लिए नहीं या फिर अपनी किसी गलती के लिए नहीं, बल्कि एनी यहाँ मार्को के डेथ के लिए अपोलोजाइज करती है, जो कि उसकी गलती की वजह से हुई होती है। अरे गलती क्या कहूँ, बल्कि मार्को राइनर और बेरटोल्ड के बीच बात हो रहे सीक्रेट्स को जान गया था कि हाँ यही लोग हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ है। और क्योंकि वो सब इसे देख लेते हैं तो अगर मार्को सबको बता देता तो सबका खेल खत्म हो जाता। इसलिए एनी उसके गियर को ले लेती है, जिसकी वजह से टाइटन उसे खा जाता है और ये सब सिर्फ उसे देखते हैं। यहाँ एनी उसी के लिए माफी मांग रही होती है, बट इसका क्या फायदा, जो तुमने करना था वो तो तुमने कर दिया, अब तो जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता ना।
तुम्हें याद है कि जब जीक की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है तब उसी समय जब वो छोटा होता है तब एक सीन में हमें यंग जीक एक टॉय के साथ खेलते हुए दिखता है। पता है अगर तुम उस टॉय को ध्यान से देखोगे तो वो बिल्कुल बीस्ट टाइटन की तरह लग रहा होता है। अब यहाँ तुम इसे फिर से क्रिएटर के द्वारा फॉरशैडोइंग कहो या कुछ और, बट जीक यहाँ उसी टाइटन से खेलता है जो कि वो बड़ा होके बनता है। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही हिडन डिटेल्स पता हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम @animationwonder पर मैसेज कर सकते हो। और हाँ, वहाँ पर भी आ जाओ क्योंकि अब से मैं वहाँ पर भी ऐसे हिडन डिटेल्स और फैक्ट एनिमे रिलेटेड रील्स अपलोड करने वाला हूँ, तो फॉलो जरूर करना। और यार वीडियो को लाइक और कमेंट करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप मिल के इंडियन एनिमे कम्युनिटी को एक साथ फैलाए। तो 1K लाइक का टारगेट है, पता है औकात से बाहर है, बट मुझे पता है कि आप कर दोगे। चलो मिलते हैं अगले किसी ऑसम और एक्साइटिंग वीडियो में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर।